हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। आज हम करेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी इन कॉमर्स का पार्ट नंबर 2। यूनिट 2 के हम जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में जानेंगे। देखो, जिनका भी बैचलर्स का या मास्टर्स का एग्जाम है उनके लिए बहुत अच्छी वीडियो है, क्योंकि हम सारा डाटा कंपाइल्ड फॉर्म में उनकी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स कवर करते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी इन कॉमर्स का यूनिट 2। ठीक है, सबसे पहले हमारा टॉपिक है यूज ऑफ लाइब्रेरी। जैसे आपको पता है कि लाइब्रेरी का आप यूज कैसे करोगे, लाइब्रेरी होती क्या है। अगर आपको कोई भी अपनी रिसर्च वर्क के लिए डाटा चाहिए तो आपको वास्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज कहाँ से मिल सकती है? लाइब्रेरी से, क्योंकि लाइब्रेरी इज एन एसिमिलेट एंड इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ नॉलेज। क्योंकि वहाँ पे जितनी भी रीसेंट डेवलपमेंट है कोई भी फील्ड की वो सारी लाइब्रेरी में मिल जाती है आपको। तो जितना भी डाटा है वो आपको कहाँ से मिल जाएगा? लाइब्रेरी में। लिटरली थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, पीरियोडिकल्स, डॉक्यूमेंट्स, पैम्फलेट्स आर प्लेस्ड ऑन लाइब्रेरी शेल्फ्स ईच ईयर। तो बहुत सारी बुक्स, पीरियोडिकल, सब कुछ आपको जितना भी डाटा है रिसर्च वर्क का, अगर आप वाइसली यूज करते हो तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेज लाइब्रेरी से मिल जाएंगे अपना रिसर्च वर्क करने के लिए। तो कोई भी अगर आप रिसर्च प्रोसेस कर रहे हो तो उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है लिटरेचर रिव्यू। जो भी लिटरेचर है उसको रिव्यू करना, मतलब फर्स्ट स्टेप होता है आपके रिसर्च प्रोसेस का। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यूज। हमें टाइप्स पता होने चाहिए कि हम लिटरेचर को किन किन तरह से रिव्यू कर सकते हैं। एक तो होता है कंसेप्चुअल रिव्यू, एक होता है स्कोपिंग रिव्यू, एक होता है सिस्टमैटिक रिव्यू एंड अनदर वन इज ट्रेडिशनल रिव्यू। तो जो लिटरेचर रिव्यू है वो बेसिकली इन कैटेगरीज में फर्दर क्लासिफाइड होता है। एक तो कंसेप्चुअल, एक स्कोपिंग, थर्ड इज सिस्टमैटिक एंड फोर्थ इज ट्रेडिशनल। कि आप कंसेप्ट डिफाइन कर रहे हो, स्कोप डिफाइन करो, सिस्टम डिफाइन करो और क्या क्या ट्रेडिशन है वो सारा कुछ डिफाइन कर रहे हो। नेक्स्ट है फाइंडिंग द करेक्ट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द यूज ऑफ बुक्स, पीरियोडिकल्स एंड इंसाइक्लोपीडियाज। जैसे बहुत सारे आपके पास रिसोर्सेज हैं रिसर्च वर्क करने के लिए, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप करेक्ट सोर्सेज फाइंड करो इन्फॉर्मेशन कलेक्शन के। और जो बुक्स हैं, पीरियोडिकल्स हैं या जो इंसाइक्लोपीडियाज वगैरह हैं उनको प्रॉपरली यूज करो। तो बेसिकली अगर हम सोर्सेज की बात करें, दो टाइप्स के हम सोर्सेज की बात कर सकते हैं। एक तो होते हैं डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज और एक होते हैं नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज है वो फर्दर थ्री कैटेगरीज में डिफाइंड होते हैं। एक तो हो गया प्राइमरी, एक हो गया सेकेंडरी, एक हो गया टर्शरी। और जो नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज हैं उसके दो चैनल्स होते हैं, एक तो इनफॉर्मल चैनल्स और एक होते हैं फॉर्मल चैनल्स। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज है, प्राइमरी मतलब जो रॉ डाटा हो गया प्रॉपर्ली, सेकेंडरी क्या है जो प्राइमरी पर बेस्ड है, और टर्शरी में हम सारा कंपाइल अप कर देते हैं। इनफॉर्मल मतलब जो फॉर्मल नहीं है, और फॉर्मल जो मतलब प्रॉपर फॉर्मल चैनल्स जो बने हुए चैनल्स हैं वो वाले चैनल्स। ठीक है, अब प्राइमरी के एग्जांपल्स में हम देखें क्या क्या आ जाएगा। पीरियोडिकल्स आ जाएंगे, रिसर्च मोनोग्राफ्स आ जाएंगे, रिसर्च की रिपोर्ट्स आ जाएंगी, पेटेंट्स हो गए, ये सब ओरिजिनल है। हमने फर्स्ट पार्ट में भी किया था ये टॉपिक प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी वाला डीप में, आप पुरानी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, स्टैंडर्ड्स हो गए, स्पेसिफिकेशंस हो गई, थीसिस होगी, डिसर्टेशंस होगी, प्रोसीडिंग्स होगी, सिनॉप्सिस होगी, अनपब्लिश्ड लिटरेचर, ये सारा प्राइमरी डाटा है, रॉ डाटा है जो बिल्कुल ओरिजिनल है, जो क्रिएटर ने क्रिएट किया है। उसके बाद सेकेंडरी में क्या आएगा? पीरियोडिकल्स आएंगे, इंडेक्सेस आएंगे, इंडेक्सिंग पीरियोडिकल्स आएंगे, बिब्लियोग्राफीज आएंगी, एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स आएंगे, रिव्यूज आएंगी, मोनोग्राफ्स आएंगे, डिक्शनरीज, इंसाइक्लोपीडियाज, हैंडबुक्स, मैनुअल्स, लाइब्रेरी कैटलॉग्स, ये सारे सेकेंडरी रिसोर्सेज का पार्ट बनेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है टर्शरी रिसोर्सेज। टर्शरी में क्या क्या आएगा? टर्शरी में आएंगी टेक्स्ट बुक्स आएंगी, बिब्लियोग्राफीज आएंगी, डायरेक्टरीज आएंगी, ईयर बुक्स आएंगी, गाइड टू द लिटरेचर आएगा। तो ये सारा किसका पार्ट बन जाएगा? ये टर्शरी का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास चैनल्स हैं। चैनल्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है फॉर्मल चैनल और एक होता है इनफॉर्मल चैनल। तो जो इनफॉर्मल चैनल है उसमें क्या आएगा? इनविजिबल कॉलेजेस, कन्वर्सेशन विद कोलीग्स, पार्टिसिपेशन इन कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स। तो इनफॉर्मल में मतलब आप थोड़ा 1-to-1 इंटरेक्शन करते हो पर्सन से, वो चीजें आ जाएंगी। और जो फॉर्मल चैनल्स है इसमें क्या आएगा? इंटरनेट आ गया, डाटा सेंटर्स आ गए, इंफॉर्मेशन सेंटर्स आ गए, प्रोफेशनल सोसाइटीज आ गई, कंसल्टेंट्स आ गए। फॉर्मल मतलब जो थोड़ा प्रोफेशनल टच में आ गए वो फॉर्मल चैनल्स हो गए, हमारे जो सोर्सेज है इन्फॉर्मेशन कलेक्शन के। तो बेसिकली करेक्ट सोर्सेज क्या है इन्फॉर्मेशन के, उनको हमने क्लासिफिकेशन कर दी डॉक्यूमेंट्री एंड नॉन डॉक्यूमेंट्री में। और डॉक्यूमेंट्री को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। और नॉन डॉक्यूमेंट्री को 2 चैनल में, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल में डिफाइन कर दिया। देन क्या है कि जैसे जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है या कोई स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरी है, वो आपके लिए बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है अपनी रिसर्च वर्क को रिगार्डिंग, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, और जैसे आप रीडिंग करोगे तो रीडिंग करने के बहुत सारे वेज हो सकते हैं। जैसे आप स्किमिंग करके रीड कर सकते हो, स्कैनिंग करके रीड कर सकते हो, रीड कर सकते हो टू अंडरस्टैंड, वर्ड बाय वर्ड रीडिंग हो सकती है, एंड रीडिंग फॉर प्लेजर हो सकती है, जैसे आप नॉवेल्स वगैरह रीड करते हो। तो रीडिंग आप स्किमिंग करके, स्कैन करके, अच्छे से पढ़ के अंडरस्टैंडिंग के लिए वर्ड बाय वर्ड या फॉर प्लेजर कर सकते हो रीडिंग। ठीक है,
अब आपको नोट्स बनाने हैं। जैसे अब आप अपनी जो रिसर्च वर्क करोगे तो आप जो आपने डाटा कलेक्ट किया है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, तो ये बेटर रहता है कि आप उसके नोट्स बना लो। नोट्स क्या होता है? नोट्स मतलब ब्रीफली समराइज करना, मतलब इसको पैराफ्रेजिंग भी बोलते हैं, नोट्स को पैराफ्रेजिंग भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? ब्रीफली समराइज कर लेंगे, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ईच रिसोर्स है उसको नोट डाउन कर लेंगे, मतलब हम इसमें स्टिक रहेंगे जो क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं उस टॉपिक के, ठीक है। तो इसका स्टेप क्या है नोट बनाने का? सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन को समझो, उसके बाद इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करो, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो मेन पॉइंट्स हैं उनको रिकॉर्ड कर लो। तो नोट मेकिंग के बेसिकली 3 स्टेप्स है: अंडरस्टैंडिंग द इन्फॉर्मेशन, सिलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब मेथड्स क्या क्या है नोट मेकिंग के? आप ट्राई करो कि जितना कंसाइज, मतलब जितना कंसाइज और प्रिसाइज आप रह सको, उतना कंसाइज और उतना प्रिसाइज आप रहो। जितनी भी अननेसेसरी डिटेल्स है उन सबको क्या कर दो? ओमिट कर दो, मतलब छोड़ दो। उसके बाद रिकॉर्ड द पेज नंबर, जितने भी पेज नंबर्स हैं वो प्रॉपरली, जितने आपके नोट्स में अगर आपका 5 नंबर बुक का 5 नंबर पेज है और नोट्स में साइड पे मेंशन कर लो कि 5 नंबर पेज के साथ लिंक्ड है, या बुक पे मेंशन कर लो कि नोट का ये वाले पेज पे मैंने इसके बारे में लिखा हुआ है। तो ऐसे मिक्स एंड मैच करके रिपोर्ट करो पेज नंबर्स, ताकि जब आप वो चीज पढ़ रहे हो तो आप रेफर कर सको वो नोट्स को, ठीक है। बहुत सारे कॉमन एरर्स हो जाते हैं जब हम नोट्स मेंटेन करते हैं। ये क्या है कि हम तो डायरेक्टली वर्डिंग को कॉपी करने बैठ जाते हैं, सारा कुछ द एंड ये सारे वर्ड को ट्राई करो कि स्किप आउट करो, ठीक है। प्रॉपर वर्ड टू वर्ड कॉपी कर रहे हो तो क्या फायदा हुआ नोट्स बनाने का? तो ट्राई एंड करो कि जितने भी वर्ड्स हैं वो सोर्स को डायरेक्टली वर्डिंग मत लिखो, जो शॉर्ट शॉर्ट है जस्ट शॉर्ट शॉर्ट अननेसेसरी डाटा को एलिमिनेट करते हुए लिखो, ठीक है। और ऐसे भी मत करो कि सिर्फ सेम टू सेम लिख रहे हो, थोड़े थोड़े चेंजेस करते जा रहे हो, दो बहुत ज्यादा डिटेल को इंक्लूड मत करो। और डायरेक्टली कोटेशन को कॉपी अगर आप कर रहे हो, इनकेस अगर आप किसी की कोटेशन ले रहे हो प्रॉपरली, तो उसको प्रॉपर इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल के प्रॉपर कॉपी करो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। अब आपको मटेरियल को क्या करना है? कलेक्ट करना है और मटेरियल को ऑर्गेनाइज करना है। यू नीड राइट द नोट्स ओनली वंस, तो ये नहीं आप बार बार नोट्स ही बनाई जा रहे हो, नोट्स एक ही बार बनाने हैं। और नोट्स में क्या है, आप इजीली सर्च कर सको थ्रू कीवर्ड्स, ऑथर्स, कंसेप्ट्स। तो ये चीज ऐसे प्रॉपर ऑर्गेनाइज करो उन चीजों को कि एक ही बार नोट्स बनाओ, कीवर्ड्स के साथ रिसर्च इजीली सर्च कर सकते हो या ऑथर नेम के साथ। और उनकी कॉपीज रख लो, जैसे फ्लॉपी डिस्क वगैरह में रख लो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख लो, ताकि अगर आपके इनकेस नोट्स गुम हो जाते हैं तो आपके पास ऑल्टरनेटिव मीन्स हो, ठीक है। तो कलेक्शन इज इंपॉर्टेंट, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है रिसर्च के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। बेसिकली जो रिसर्च के मेथड्स हैं हम वो ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स और क्वालिटेटिव मेथड्स में। एक तो ये वे हो गया क्लासिफिकेशन का, ठीक है, मेन ये है। उसके अलावा जो रिसर्च के मेथड्स हैं उसमें कौन कौन से मेथड आएगा? उसमें एक तो आ गया सैम्पलिंग मेथड, एक आ गया ऑब्जर्वेशन मेथड, एक आ गया केस स्टडी मेथड, एक आ गया इंटरव्यू मेथड, सर्वे मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, क्वेश्चनियर मेथड, लाइब्रेरी मेथड एंड डॉक्यूमेंट्री मेथड। तो अभी जितने भी मेथड्स हैं ये सारे मेथड्स हम वन वन करके डिटेल में डेप्थ में जानेंगे कि हर एक मेथड के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, इस मेथड में क्या यूज करते हैं, या कोई मेथड के फर्दर टाइप्स क्या क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सैम्पलिंग मेथड। सैंपल क्या होता है? सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए ना सैंपल क्या होता है। सैंपल मतलब टू स्टडी अ सैंपल मींस अ स्मॉल सेक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट ऑफ योर स्टडी। एक छोटा सा सेक्शन पढ़ना अपने सब्जेक्ट का क्या कहलाता है? सैंपल कहलाता है, ठीक है। अब जैसे पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन इज अ कलेक्टिव टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द टोटल क्वांटिटी ऑफ केस। तो पॉपुलेशन में से आपने क्या सिलेक्ट कर लिया? एक छोटा सा सैंपल सिलेक्ट कर लिया, तो वो हो गया सैम्पलिंग मेथड। तो जो सैम्पलिंग है वो बेसिकली दो प्रोसीजर से हम फॉलो कर सकते हैं, एक तो रैंडम सैम्पलिंग होगी और एक नॉन रैंडम सैम्पलिंग होगी, ठीक है। तो दो टाइप की सैम्पलिंग प्रोसीजर्स हैं, एक तो रैंडम, एक है नॉन रैंडम। जो रैंडम सैम्पलिंग है दैट गिव्स अ मोस्ट रिलायबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल पॉपुलेशन, क्योंकि आपने रैंडमली सिलेक्ट किया है ना, कोई बायस नहीं है, तो उसका जो आपका रिप्रेजेंटेशन आएगा वो ज्यादा रिलायबल आएगा। ऑन द अदर हैंड जो नॉन रैंडम टेक्निक्स हैं उसमें क्या है, आप जजमेंट के बेसिस पे सिलेक्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से आप प्रॉपर जनरलाइजेशन नहीं कर सकते कि हाँ ये ऐसे है, क्योंकि आपने जो सिलेक्शन की है दैट इज नॉन रैंडम, तो उसमें थोड़ा बायस होगा, अपने जजमेंट के बेसिस पे होगा, जिसकी वजह से जो थोड़ा रिजल्ट आएगा वो पूरा जनरलाइज्ड टर्म्स में नहीं आएगा, ठीक है। जो रैंडम है उसको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी बोलते हैं, और जो नॉन रैंडम है उसको नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। फर्दर इनके टाइप्स फर्दर क्लासिफाइड है। तो अभी वो देखते हैं सैम्पलिंग मेथड्स और सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं, फर्दर टू कैटेगरीज में डिफाइंड है, प्रोबेबिलिटी सैंपल्स और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स। सबसे पहले जो प्रोबेबिलिटी सैंपल्स हैं वो बेसिकली फर्दर 5 टाइप्स के हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी भी फर्दर 5 टाइप्स के हैं। जो सिंपल रैंडम, इसमें क्या है, जो रैंडम और प्रोबेबिलिटी वाली है सिंपल भी हो सकती है, सिस्टमैटिक भी हो सकती है, स्ट्रैटिफाइड भी हो सकती है, क्लस्टर भी हो सकती है, एरिया हो सकती है, मल्टी स्टेज हो सकती है। उसके अलावा जो नॉन प्रोबेबिलिटी वाली है ये जजमेंट सैम्पलिंग हो सकती है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग हो सकती है, कोटा सैम्पलिंग हो सकती है, पैनल सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एक तो हमें सबसे पहले प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब तो थोड़ा सा आइडिया हो गया, इसको थोड़ा और अच्छे से जानते हैं। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है?
प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब इन दिस सैम्पलिंग मेथड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आइटम इन द यूनिवर्स टू गेट सिलेक्टेड फॉर रिसर्च इज सेम। प्रोबेबिलिटी सेम मतलब आपने रैंडमली सिलेक्ट कर लिया, कोई आपने बायस नहीं किया, टोटली रैंडम इन नेचर, इसलिए प्रोबेबिलिटी सेम इन द यूनिवर्स। अगर सिलेक्ट कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी सेम है, कोई बायस नहीं, इसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो इस वजह से ये क्या हो गया, रैंडम सैम्पलिंग हो गया। अब नॉन प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, इन दिस सैम्पलिंग मेथड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आइटम इन द यूनिवर्स to get selected is not same, the probability is not same, तो कुछ भी non random है, hence the sample collected through this method is not random in nature, thus also known as non random sampling। तो आई होप आपको बेसिक डेफिनेशन क्लियर हुई होगी रैंडम और नॉन रैंडम की। अब इसकी जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वो वाले पॉइंट्स हम करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैम्पलिंग के मेथड्स। सबसे पहले जो सिंपल सैम्पलिंग का मेथड है उसके एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, जैसे हो गया लॉटरी मेथड। लॉटरी में आपने रैंडम नंबर्स वगैरह सिलेक्ट किए हैं, तो इसमें भी फर्दर दो क्लासिफिकेशन हो सकती है, एक तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और एक हो सकता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विद और विदाउट रिप्लेसमेंट जैसे हम प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ते हैं वो सेम चीज होगी कि सिंपल रैंडम की एग्जाम्पल होगी लॉटरी, जैसे वो विद रिप्लेसमेंट भी हो सकती है, विदाउट रिप्लेसमेंट भी हो सकती है। सेकेंड मेथड हो गया स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। Stratified sampling क्या है, in this method a heterogeneous population is divided into smaller sub units। तो एक heterogeneous population है उसको smaller sub units में divide कर दिया, उसके बाद हमने selection किया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है systematic sampling। Systematic sampling क्या होता है, in this type of sampling the first unit is selected randomly then every kenneth term on the list is selected। तो systematic हो गया ना, एक पहली तो random है, उसके बाद वही kenneth, अगर आपने 10th select किया उसके बाद 20th करोगे, फिर 30th करोगे, अगर आपने 8th किया तो 8th के मल्टीपल्स में करोगे, या ऐसे आपने कुछ फिक्स कर दिया उसके अकॉर्डिंग करोगे। सिस्टमैटिक भी हो गया और सैम्पलिंग भी हो गई, ठीक है। उसके बाद आ गया क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग हम सिर्फ तब यूज करते हैं जब द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज, तो तब इसका ज्यादा अच्छे से यूज होता है क्लस्टर सैम्पलिंग का। उसके बाद एरिया सैम्पलिंग क्या है, इसमें हमने क्या कर दिया, ज्योग्राफिकल बेसिस पे डिवाइड कर दिया, तो इसको बोलते हैं एरिया सैम्पलिंग। नेक्स्ट इज मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। इसमें क्या है, हम एक स्टेज नहीं यूज करते सैम्पलिंग की, मल्टीपल स्टेजेस यूज करते हैं, सो दैट इज नोन एज मल्टीपल स्टेज सैम्पलिंग, ठीक है। आई होप आपको जो ये वाला टॉपिक है प्रोबेबिलिटी या रैंडम सैम्पलिंग की क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हम मूव ऑन हो जाते हैं नॉन रैंडम मेथड्स पे, ठीक है। नॉन रैंडम मेथड्स में सबसे पहले आएगा जजमेंट सैम्पलिंग। क्या आएगा, जजमेंट। तो आपने अपनी जो रिसर्चर है उसने अपनी जजमेंट के बेस पे सिलेक्ट कर लिया, तो उसने उसको लगा कि हाँ ये ठीक है, तो उसने अपने अकॉर्डिंग जजमेंट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लिया, तो वो हो गया जजमेंट सैम्पलिंग। नेक्स्ट है कोटा सैम्पलिंग। कोटा मतलब हमने रिजर्वेशन दे रखी है, परसेंटेजेस एस्टैब्लिश कर सके हैं कि हाँ इसमें ऐसा होगा इसमें ऐसा होगा, तो वो कोटा सैम्पलिंग कहलाएगा। पैनल सैम्पलिंग में क्या है, आपने एक्सपर्ट्स हायर कर लिए, कोई किसी को प्रोफेशनल नॉलेज है तो वो कर रहे हैं सिलेक्शन, तो दैट इज पैनल सैम्पलिंग। फोर्थ पॉइंट पे आ जाता है कन्वीनियंट सैम्पलिंग। जो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है या इजीली अवेलेबल है या इजीली एक्सेसिबल है, आप उनकी सैम्पलिंग उनको सिलेक्ट कर रहे हो कि हाँ ये मेरे लिए इजी है, तो हाँ चलो इसको ही सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अ रिसर्चर सिंपली सिलेक्ट्स द सैंपल और सैम्पलिंग यूनिट्स दैट आर इजीली अवेलेबल और वी कैन से दैट आर इजीली एक्सेसिबल, तो वो उनको सिलेक्ट कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। इसमें क्या है, जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा रेयर है, तो गुड रिप्रेजेंटेटिव फाइंड करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए आप स्नोबॉल कुछ ऐसी अलग से उठा के ले आए, वो चीज होगी कि इसमें द इन दिस मेथड यूज्ड द केसेस ऑफ पॉपुलेशन आर वेरी रेयर, देयरफॉर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सैम्पलिंग यूनिट। अब हमने सैंपल तो सिलेक्ट कर लिया, अब सैंपल साइज भी इंपॉर्टेंट है जब हम सैम्पलिंग मेथड कर रहे हैं। ये चीज का ध्यान रखना है कि सैम्पलिंग साइज डिटरमाइन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होमोजेनस है और आपको द स्टडी इज नॉट वेरी डिटेल्ड, तो एक जो स्मॉल सैंपल है वो भी आपको फेयर रिव्यू देगा। पर अगर आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हेट्रोजेनस है या आपको जो स्टडी है वो ज्यादा डिटेल में करनी है, तो आपको जो सैंपल साइज है वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं देगा। सैम्पलिंग में ये ज्यादा ध्यान रखना है कि सैंपल साइज प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाले मेथड्स करेंगे, ऑब्जर्वेशन मेथड एंड ऑल। सो अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।